लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आ गए। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। खबरों के मुताबिक 9 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन इसी डेवलपमेंट के बीच एक नई खबर आई है कि एनडीए के सहयोगी दल और बीजेपी में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर बहस छिड़ गई है। मीडिया में खबरें हैं कि तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी स्पीकर पद की मांग कर रही है। इसी तरह जेडीयू नीतीश कुमार को रेल मंत्री बनाने की मांग कर रही है। भले ही ये उड़ती उड़ती खबरें हों, मगर इसके पहले भी गठबंधन सरकार के समय ऐसी खबरें उठती रही हैं कि सहयोगी पार्टियां भारी मंत्रालय मांग सकती हैं या मांग रही हैं। ऐसे में एक कौतूहल भरा सवाल उठता है कि आखिर ये तय कैसे होता है कि कोई मंत्रालय बड़ा या भारी है। आज हम आसान भाषा में इसी पर बात करेंगे, जानेंगे कि सरकार में मुख्य मंत्रालय कौन से होते हैं, उन्हें किस आधार पर बड़ा या भारी माना जाता है, मंत्रालयों की क्या जिम्मेदारी होती है, मंत्रालयों को कौन लोग चलाते हैं और चालू वित्त वर्ष के बजट में किस मंत्रालय के लिए कितने का इंतजाम किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं आसान भाषा में। सरकार चुनी जाती है, उसका काम देश के लिए नियम कानून बनाना, उसे लागू करना होता है। ये काम अकेले पीएम नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें मंत्रालयों की जरूरत होती है। केंद्र सरकार के मंत्रालय में अधिकारी होते हैं, जी हाँ वही, जिन्हें सिविल सर्वेंट कहा जाता है। सिविल सर्वेंट मंत्रियों के अंतर्गत काम करते हैं और राजनीतिक रूप से जवाबदेह होते हैं। पीएम का अपना एक ऑफिस होता है जिसे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी पीएमओ कहते हैं। इसमें पीएम के इमीडिएट स्टाफ और पीएम सेक्रेटरी होते हैं। पीएम पीएमओ के जरिए सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों और मिनिस्टर ऑफ स्टेट से जुड़े रहते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, सभी मंत्रालयों का जायजा लेते हैं। अब सवाल यह है कि पीएमओ या पीएम का ऑफिस काम कैसे करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में प्रधानमंत्री कार्यालय को भारत सरकार में संयुक्त सचिव रैंक के अफसर लीड करते थे। काफी समय तक ऐसा ही चला। फिर 1977 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में एक पद बनाया गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएमओ, और तभी से इस कार्यालय को पीएमओ कहा जाने लगा। पीएमओ के स्ट्रक्चर के अनुसार राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रशासनिक रूप से प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास पीएमओ की अध्यक्षता होती है। इनके अलावा पीएमओ में अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव सहित कई निदेशक, उप सचिव और सचिवों के मातहत काम करने वाले अधिकारी होते हैं। पीएमओ का मुख्य काम है प्रधानमंत्री को सचिवीय सहायता प्रदान करना, साथ ही केंद्रीय मंत्रियों और राज्य सरकारों के साथ प्रधानमंत्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करना। अब आ जाते हैं मंत्रालयों पर। पीएम ही मंत्रालयों का बंटवारा करते हैं। पीएम जो मंत्रालय चाहे अपने पास रख सकते हैं, जिस मंत्री से चाहे उससे मंत्रालय वापस ले सकते हैं। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट में 58 यूनियन मिनिस्ट्रीज और 93 डिपार्टमेंट्स हैं। अब इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री मेन है या भारी है, ये कैसे तय करते हैं, इसे लेकर काफी कंफ्यूजन है। इसलिए हमने सीधे एक्सपर्ट की मदद लेकर ये जाना कि ये काम कैसे होता है। क्योंकि बड़े मंत्रालय जैसे आप कहते हैं ना, तो माना जाता है कि जो 4 मेन मंत्रालय हैं उसमें फाइनेंस, होम, एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस माना जाता है, ये टॉप में माने जाते हैं बड़े। दूसरा कैटेगरी आती है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे होगा, हाईवेज एंड रोड्स होगा, सिविल एविएशन होगा, रूरल डेवलपमेंट बहुत बड़ा माना जाता है क्योंकि इसका कनेक्ट है जनता से डायरेक्टली। सो जो भी इसको हेड करता है उसको एक सहूलियत होती है लोगों तक चीजें पहुंचाने की और उसके रिटर्न में उनका गुडविल जीतने की। तो इस तरह से कि मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कई बार ये पूछती थी, विमेन एंड चाइल्ड क्यों नहीं सबसे बड़ा माना जाता। 50% आपकी आबादी है, आपका भविष्य बच्चों पे निर्भर करेगा, इसमें क्यों नहीं आपके बेस्ट लोग जाते हैं। पर एक कैटेगरी बनी हुई है, चीजें सॉफ्ट है या हार्ड है। उसमें जैसे मैंने बताया, कुछ मंत्रालय हार्ड माने जाते हैं और कुछ मंत्रालय सॉफ्ट माने जाते हैं। क्या मंत्रालयों के बजट के हिसाब से उनका कद तय होता है? कुछ मंत्रालयों में ये बात सही है कि इसका बजट बहुत ज्यादा है, और रेलवे मंत्रालय सब अलायंस पार्टनर्स चाहते थे। लालू यादव के पास था, नीतीश कुमार के पास था, क्योंकि रेलवे सिस्टम जो है ना पूरे देश में फैला हुआ है, तो और उसकी प्रॉपर्टीज बहुत हैं रेलवेज की। अब तो रेलवे का बजट अलग होता था, अब तो उसको मिला दिया गया है मेन बजट में। तो रेलवे की अहमियत इसलिए रहती थी क्योंकि आपकी आउटरीच, पॉलिटिकल आउटरीच भी उससे जुड़ जाती थी। तो
सारे अलाइज, जब कोलिशन गवर्नमेंट चला 25 साल तक देश में, तो अलाइज चाहते थे रेलवेज उनके पास आए, और इसमें काफी बार्गेनिंग भी होती थी। और इस बार भी मुझे लग रहा है जनता दल यूथ चाह रही है कि रेलवेज उनके पास आए, और भी मिनिस्ट्रीज हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट भी चाह रही है, और टीडीपी भी चाह रही है। एक तो है नंबर ऑफ मंत्रीज कितने होंगे, दूसरा है पोर्टफोलियोज कौन से होंगे, और तीसरा है फाइनेंशियल पैकेज, स्पेशल पैकेज दोनों आंध्र प्रदेश और बिहार चाहते हैं। वो हो सकता है बीजेपी कुछ इनोवेटिव वेज करके वो मांग को पूरी करे। स्पीकर की मांग जो है ना, लोकसभा स्पीकर की, उस पर टीडीपी इंसिस्ट कर रही है, और वो भाजपा नहीं चाहती कि वो उनके हाथ से निकले। कोलिशन गवर्नमेंट में स्पीकर की बहुत अहम जगह होती है, और टीडीपी या एलाइज को ये डर होगा कि मान लो आगे जाके साल भर बाद, 1.5 साल बाद, भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करती है एक मेजॉरिटी लाने के लिए, तो स्पीकर का रोल लोकसभा में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। भाजपा भी चाहेगी उसी कारण से कि स्पीकर उनके हाथ से नहीं जाए, तो रस्साकशी स्पीकर के पोस्ट पे जरूर होगी। अभी जो भाजपा का मूड दिख रहा है वो है कि स्पीकर हम नहीं देंगे, और मूड ये भी है कि हम 4 अहम मंत्रालय वो भी बीजेपी के साथ रहने चाहिए, और कुछ जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के मंत्रालय हैं वो भी हम रखेंगे। अब कहाँ वो बार्गेनिंग में कहाँ बैठती है सारी अंडरस्टैंडिंग, समन्वय, वो देखने लायक होगा, अगले घंटों में ये तय होगा। आइए इनमें से कुछ प्रमुख मंत्रालय, उनके कामकाज और अधिकारियों के स्ट्रक्चर के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात रक्षा मंत्रालय की। रक्षा मंत्रालय की एक जिम्मेदारी होती है देश की सुरक्षा, और ये काम वो करता है रक्षा और सुरक्षा संबंधी मामलों पर नीति निर्देश बनाकर उनके कार्यान्वयन के लिए उन्हें सुरक्षा बलों के मुख्यालयों, अंतर सेना संगठनों, रक्षा उत्पाद प्रतिष्ठानों और अनुसंधान व विकास संगठनों तक पहुंचाकर सरकार के नीति निर्देशों को प्रभावी ढंग से और आवंटित संस्थानों को ध्यान में रखकर उन्हें लागू कराना भी रक्षा मंत्रालय का काम है। रक्षा मंत्रालय के अंदर 5 विभाग आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डीओडी, इस विभाग की कमान रक्षा सचिव के पास होती है। विभाग रक्षा बजट, रक्षा पॉलिसी, संसद से जुड़े मसलों, अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग और रक्षा से जुड़ी सभी गतिविधियों के समन्वय का कामकाज संभालता है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस, इस विभाग के सचिव होते हैं और वही इसे हेड करते हैं। उनका काम तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के बीच संबंधों को बढ़ावा देने और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल को सुनिश्चित करना होता है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, इस विभाग का भी एक सचिव होता है। ये विभाग रक्षा से जुड़े उत्पादन, बाहर से इंपोर्टेड स्टोर्स, इक्विपमेंट और स्पेयर पार्ट्स का स्वदेशीकरण करता है। साथ में हथियार कारखाना बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उद्यमों की विभागीय उत्पादन इकाइयों के नियंत्रण संबंधी कार्यों को भी देखता है। इसी विभाग के अंदर HAL, BEL, BEML जैसी कंपनियां आती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस विभाग को भी एक सचिव हेड करता है। इसका काम सेनाओं के काम आने वाली डिफेंस टेक्नोलॉजी, सिस्टम और इक्विपमेंट पर रिसर्च और डेवलपमेंट का होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, तीनों सेनाओं से रिटायर हुए लोगों के रीसेटलमेंट, वेलफेयर और पेंशन के मसले का जिम्मा ये विभाग देखता है। अब जानते हैं इस मंत्रालय का सर्वा कौन है। रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड होते हैं। उन्हें सपोर्ट करने के लिए राज्य रक्षा मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं रक्षा सचिव। रक्षा सचिव रक्षा के मसलों पर रक्षा मंत्री को सलाह देते हैं। प्रशासन से लेकर पॉलिसी के मोर्चे पर सलाह देना उनका काम होता है। इसके अलावा सभी विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन ये करते हैं। अब देखते हैं यूनियन बजट में रक्षा मंत्रालय को कितना फंड दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से सालों से रक्षा मंत्रालय को प्राथमिकता दी गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बताते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए 6.2 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, जो सभी मंत्रालयों में हाईएस्ट है। ये रकम पूरे देश के बजट की 13.04% है। इसके अलावा 2022-23 के मुकाबले 18.35% और 2023-24 के मुकाबले 4.72% ये ज्यादा है।
नई दिल्ली के रायसीना हिल्स में मौजूद है गृह मंत्रालय का मुख्यालय। मंत्रालय की कमान गृह मंत्री के पास होती है। उनके नीचे गृह राज्य मंत्री आते हैं और उन्हें असिस्ट करते हैं। प्रमुख गृह सचिव के पद पर एक सीनियर IAS अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। उनकी रैंक भारत सरकार के सचिव के बराबर की होती है। गृह सचिव यूनियन होम मिनिस्टर के प्रमुख सलाहकार होते हैं और पॉलिसी बनाने से लेकर अन्य मुद्दों पर सलाह देते हैं। इसकी पोस्ट राज्य के मुख्य सचिव के बराबर होती है और उन्हें असिस्ट करने के लिए कई और अन्य अधिकारी आते हैं। मंत्रालय के कामकाज को भी देख लेते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र और राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का मैनेजमेंट, कोई आपदा आती है तो उसका प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण काम गृह मंत्रालय के जिम्मे आते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि लोक व्यवस्था और पुलिस तो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बिल्कुल आते हैं, मगर संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ को ये दायित्व सौंपा गया है कि वो हर राज्य को बाहरी हमले और किसी भी आंतरिक गड़बड़ी के संबंध में सुरक्षा प्रदान करे। ये सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के हिसाब से चलाया जा रहा है। गृह मंत्रालय राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा किए बिना सुरक्षा, शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता और जरूरी सलाह देता है। उनके साथ जरूरी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करता है। राज्यों की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की लगातार निगरानी करता है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन होम मिनिस्ट्री ही देखता है। कुल मिलाकर गृह मंत्रालय के बहुत वैरायटी के काम हैं जिन्हें करने के लिए मंत्रालय के अंदर विभाग बने हुए हैं। गृह मंत्रालय के अंदर 6 विभाग आते हैं। एक एक कर इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले गृह विभाग। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से जुड़ी अधिसूचनाएं, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, राज्यपालों की नियुक्ति, त्यागपत्र, लोकसभा, राज्यसभा में नामांकन से लेकर जनगणना, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन का काम यही विभाग देखता है। आंतरिक सुरक्षा विभाग लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को मेंटेन करता है। विभाग इंडियन पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CRPF, CISF, दिल्ली पुलिस, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सभी इसी के अंडर आते हैं। पुनर्वास से जुड़े मसलों को भी यही विभाग देखता है। जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग, ये विभाग जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रीय शासित प्रदेश से जुड़े सभी संवैधानिक मसलों का कामकाज देखता है। सीमा प्रबंधन विभाग तटवर्ती सीमाओं समेत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा का ये काम देखता है। सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास का काम भी देखता है। राज्य विभाग, ये विभाग केंद्र राज्य के रिश्तों, अंतर राज्यीय संबंधों, केंद्र शासित और स्वतंत्रता सेनानी पेंशन हो या जेल सुधार या पुलिस सुधार, इन सभी मसलों को संभालता है। राजभाषा विभाग, राजभाषा को लेकर संविधान में जो उपबंध हैं उनके एग्जीक्यूशन का कामकाज ये देखता है। इनमें से राजभाषा विभाग अलग से काम करता है। बाकी 5 विभाग आपस में मिलकर केंद्रीय गृह सचिव के अंदर काम करते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि बजट में गृह मंत्रालय को कितने रुपए मिले हैं। बीते वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि 2023-24 में रकम 1.96 लाख करोड़ रुपए थी। मंत्रालयों को मिलने वाली फंडिंग में 5वां सबसे हाईएस्ट बजट है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज भी आवंटित बजट के लिहाज से एक बड़ा मंत्रालय माना जाता है। इस मंत्रालय के कामकाज को समझते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नाम के मुताबिक मिनिस्ट्री विभागों में तो नहीं, जोन्स में जरूर बटी हुई है। रोड विंग, ट्रांसपोर्ट विंग, प्लानिंग एंड कमीशन विंग और स्टैंडर्ड एंड रिसर्च जोन। वैसे तो सभी जोन्स के अलग अलग काम हैं, मगर चारों मिलकर मुख्यतः ये काम देखते हैं। देश में यातायात के निर्बाध प्रवाह के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH नेटवर्क्स और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के सड़क नेटवर्क्स बनाना, उन सड़कों और NH पर फैसिलिटी उपलब्ध कराना, इसके अलावा सुदूर इलाकों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, सड़क नेटवर्क्स पर सुरक्षित परिवहन के लिए नीतियां तैयार करना, नीतियों के कार्यान्वयन को सुगम बनाना भी इसका काम है। इसके अलावा लंबे समय में पड़ने वाली परिवहन की ज़रूरतों की समीक्षा करना और उन्हें व्यवस्थित करना, नागरिकों को बेहतर ऑनलाइन सेवाओं के लिए IT को बढ़ावा देना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना भी इसका काम है, जैसे गाड़ी रजिस्ट्रेशन, गाड़ियों पर टैक्स, इंश्योरेंस, रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करना। अब आपको बताते हैं इस मिनिस्ट्री को चलाने वाले कौन लोग हैं। सबसे पहले तो कैबिनेट मिनिस्टर ही होंगे, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर। उनके नीचे आते हैं राज्य रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर, उन्हें सपोर्ट करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज सचिव, जिन्हें मुख्य सचिव भी कहते हैं। सचिव को संयुक्त सचिव सड़क परिवहन, महानिदेशक सड़क विकास, वित्तीय सलाहकार, सलाहकार परिवहन अनुसंधान असिस्ट करते हैं। ये सभी आपस में तालमेल बनाकर काम करते हैं। आज से करीबन 11 साल पहले 2013-14 में इस मंत्रालय के लिए 31,130 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था, जो 2023-24 में बढ़कर 2.76 लाख करोड़ रुपया हो गया था। और वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार ने इस मिनिस्ट्री को खर्चों के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
रेल मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित रेल भवन है। रेलवे मिनिस्ट्री उन मंत्रालयों में से एक है जिसे पाने की बड़े बड़े मंत्री चाहत रखते हैं। ऐसा क्यों है, इसका भी कारण आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मंत्रालय की जिम्मेदारी और उसका कामकाज जान लेते हैं। रेल मिनिस्ट्री का काम देश में मौजूदा रेल इंफ्रा का रखरखाव करना होता है, जरूरत के हिसाब से रेल ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना और उसके लिए नीतियां बनाना होता है। पूरे सिस्टम का कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहे, ये काम भी रेलवे मिनिस्ट्री ही सुनिश्चित करती है। रेलवे मिनिस्ट्री में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। एक कैबिनेट मंत्री होता है, उसके बाद राज्य मंत्री होते हैं। फिलहाल 2 रेल राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के साथ काम कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर रेलवे के पास कुल 3 मंत्री हैं। भारतीय रेल की टॉप बॉडी रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय के अधीन आती है। रेलवे बोर्ड में एक अध्यक्ष और 5 रेलवे बोर्ड के सदस्य और एक वित्त आयुक्त भी होता है। वित्त आयुक्त वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि होता है। इसके अलावा कई निदेशालय रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं। रेल मंत्रालय में तैनात अधिकांश अधिकारी या तो रेलवे सेवाओं या रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा से होते हैं। अब आ जाते हैं इसके बजट पर। रेलवे मंत्रालय की अहमियत कितनी है, आप इससे समझ सकते हैं कि 2015 तक रेलवे बजट अलग से आता था। 2016 में मोदी सरकार ने रेल बजट को यूनियन बजट में मिला दिया और तब से अन्य मंत्रालयों की तरह ही रेलवे मिनिस्ट्री को भी केंद्र सरकार उसी बजट में पैसे एलोकेट करती है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सरकार ने रेल मंत्रालय के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपए का अनुमान रखा है। उससे पहले 2023-24 में 2.4 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे, जो 2013-14 में रेलवे के लिए आवंटित बजट से 9 गुना थे। रेलवे को मिलने वाले बजट का बड़ा हिस्सा स्टाफ की सैलरी के लिए जाता है। उसके बाद डीजल और बिजली का खर्च होता है और ये बजट भी बहुत बड़ा कारण है कि रेल मंत्रालय बड़े बड़े मंत्रियों की चाहत रहा है। अब आ जाते हैं वित्त मंत्रालय पर। निर्वाचित सरकार को देश चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, उसकी इस जरूरत का ही ख्याल रखने का काम देखता है वित्त मंत्रालय। देश को प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक और वित्तीय मामलों से इस मंत्रालय का सरोकार है। वित्त मंत्रालय का सबसे जरूरी काम बजट निर्माण, नियम बनाना, भुगतान करना आदि है। ये मंत्रालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, राष्ट्रीय बचत, लॉटरी, बीमा और कोषागार निदेशालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। विभिन्न राज्यों के लिए संसाधनों के ट्रांसफर सहित सरकार के खर्च को नियंत्रित करता है। देश के सभी फाइनेंशियल लेन देन की निगरानी के लिए ये नोडल केंद्र है। इस मंत्रालय के 6 विभाग हैं: डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। देश में मौजूद सभी फाइनेंशियल संस्थान आरबीआई से लेकर नाबार्ड, सेबी, एफएमसी, सीडीएसएल, एनएसडीएल, ये सब वित्त मंत्रालय के अंडर आते हैं। अब आते हैं मुख्य कर्ताधर्ताओं पर। वित्त मंत्रालय में भी मुख्य जिम्मा वित्त मंत्री देखते हैं, उनके बाद वित्त राज्य मंत्री होते हैं, उनके बाद मंत्रालय के सचिव यानी वित्त सचिव का नंबर आता है। उनके नीचे कई एडिशनल सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, एडवाइजर, कॉस्ट कंट्रोलर, जनरल ऑफ अकाउंट्स आते हैं। ये सभी मिलकर 6 विभागों के जरिए देश के वित्त को मैनेज करते हैं। वित्त मंत्रालय पर बजट में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 10,690.23 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान रखा गया। इससे पहले 2023-24 में ये रकम 16,415 करोड़ रुपए थी, यानी करीबन 6,000 करोड़ रुपए की कटौती हुई है। तो ये थे कुछ प्रमुख मंत्रालय, उनके काम और उन्हें चलाने वाले मंत्री, राज्य मंत्री और सचिवों की जानकारी। इनके अलावा भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट भी कुछ अन्य मंत्रालय हैं। इनमें भी कमोबेश कुछ इसी तरह के कामकाज होते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी मानस और उपासना ने। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।